संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया, ढेर सारी चर्चा हुई, हमने भी उस पर बात की है, लेकिन इन सब के बीच में केंद्र सरकार ने ढेर सारे बिलों को दोनों सदनों में रखा है। कई ऐसे बिल हैं जिस पर विपक्ष के वॉकआउट, विपक्ष के हंगामे, ये सरकार का कहना है कि इन कारणों से चर्चा नहीं हो पाई। दो बड़े बिल जिन पर बात होनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले बिल हैं। सत्ता पक्ष की ओर से भी इन पर बयान आ रहे हैं, विपक्ष की ओर से भी बयान आ रहे हैं। खबरों के खिलाड़ी का वो पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है, पूर्णिमा जी, अवधेश जी, समीर जी, प्रेम जी, जयदीप जी और संजय जी, जिस पर हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर ये दो बिल, पहला इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग के जो आयुक्त की नियुक्ति है वो, उसको लेकर एक विधेयक आता है, और दूसरा जो कि भारतीय दंड संहिता जिसे कहा जाता था अब उसे भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा, और दो और जो साथ के कानून हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले होते हैं, भारत में कानून व्यवस्था से जुड़े मसले होते हैं, उनकी प्रक्रिया होती है, उसमें बदलाव हुआ है। बिना किसी देरी के अवधेश जी, आपसे ओपनिंग रिमार्क चाहूंगा वो ये कि दो बिल आए, ज्यादा राजनीति हो रही है चुनाव आयुक्त वाले बिल को लेकर कि क्यों ये बदला गया, और जिस तरीके से अब उसका जो प्रारूप पेश किया गया है, प्रधानमंत्री होंगे, एक मंत्री होंगे और नेता विपक्ष होगा। अब नेता विपक्ष भी नहीं है, लोग तो ये लिख रहे हैं, तो वो जगह भी शून्य हो जाएगी। तो क्या चुनाव आयुक्त भी अब सरकार तय करेगी और जो सत्ता में होगा उसका मन का व्यक्ति वहां बैठेगा? देखिए, ऐसा है कि ये जो आपका प्रश्न है ना, वो प्रश्न इसलिए है कि ये धारा चली हुई है। संसदीय लोकतंत्र में राजनीति सर्वोपरि है। देश की नीति निर्धारण का दायित्व संसद का है। मेरे सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का अभिभावक है और तीनों में एक पतली रेखा होती है। लेकिन राजनीति की चूंकि छवि खराब हो गई, राजनीति इसलिए सारी चीजें हुई है। सब दिन पॉलिटिशियन ही अपॉइंट करते रहे हैं, सब दिन सत्ता पक्ष ही अपॉइंट करता रहा है। ये हमारे यहाँ की संविधान की मूल स्थिति देख लीजिए, कैसे चुनाव आयोग नियुक्त होते रहे हैं। तो उसी स्थिति को क्या जारी रखना है, क्या यह बना के रखना है कि लोकतंत्र में यद्यपि कानून बनाने का, संविधान बनाने का, देश के लिए नीति बनाने का काम तो पॉलिटिशियन का है संसद में, लेकिन नियुक्ति में क्योंकि वो बेईमान हो गए, इस छवि को खत्म करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड अगर सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर भी अगर पक्षपात करते हो तो उसका क्या मतलब? इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंटमेंट में जाने का कोई मतलब कभी न था, न होना चाहिए। पहली बात तो यह है, यह हमारे लोकतंत्र के विकृति की परिणति थी कि आया है। अब दूसरी बात पर आ रहा हूं कि भारत में जब भारत की आजादी के साथ जो न्याय व्यवस्था के भारतीयकरण का काम था वो तो रुक गया, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे यहाँ जो एडवोकेट्स थे, बैरिस्टर बन के आए थे, जजेस थे, उनको ब्रिटिश सिस्टम में और इस न्याय प्रणाली में इतना विश्वास था कि इसी को महान बना के आज तक पेश करते रहे। जबकि मैं ये बोलने के लिए स्वतंत्र हूं कि भारत में न्याय का जो क्षेत्र है उससे ज्यादा भ्रष्टाचार धरती पर कहीं नहीं होगा। एक पेशी के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव। ये एक 50 पैसे का आपको कॉपी निकालना हो तो उसके लिए 50 रुपए लगते हैं, और वो सब मालूम है, जज साहब को मालूम है, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो जो एक सिस्टम बना था जिसका नाम ही रख दिया था इंडियन पेनल कोड, माने भारतीयों को दंड देने की यह संहिता है, उसका नाम ही उलट था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। माने भारत में जो कुछ भी वो क्रिमिनल है उसको पहले ही मान के प्रोसीजर, तो इसका नाम बदलने की जो आवश्यकता थी उस दिशा में तो काम हुआ ही नहीं था। तो ये एक पहली बार भारतीय न्याय व्यवस्था के भारतीयकरण की ओर कदम है। उसके बाकी जो चीजें आ रही उस पर बहस होगी, लेकिन उसमें भी पहले मलिमथ कमेटी की रिपोर्ट थी जो अटल जी के समय कमेटी बनी थी, उसने पूरी रिपोर्ट दी थी, और भी कमेटियों की उसमें रिपोर्ट थी। अभी भी एक कमेटी बनी थी, इसमें देश के ज्यादातर हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग राज्यों के भी इसमें सुझाव आए हैं, सबको मिला के शामिल किया गया है, वो सिलेक्ट कमेटी में गया है। गांधी जी ने कहा था कि इस न्याय व्यवस्था का जिस दिन नाश हो जाएगा मैं उस दिन सबसे ज्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि इसमें सारे आम सबको झूठ बोलना सिखाया जाता है, इसमें अपराधी को बचाने के लिए ज्यादा तत्व है। तो ये सारी बातें उसका एक प्रकार से भारतीयकरण की ओर बहुत चीजें बढ़ रही है, उसमें यह कदम है। बाकी संसद बहस करेगी, उसको निकालेगा। मैं तो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूं कि सुप्रीम कोर्ट उन मामलों में हस्तक्षेप करे जहां लेजिस्लेटिव की भूमिका है। यह लोकतंत्र की मूल अवधारणा के पक्ष में नहीं है। अगर ये लेजिस्लेटिव गलती करती है, राजनीति में दोष है, तो उसका सुधार राजनीति से ही हो सकता है, उसका सुधार सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखिए। ईवीएम पर सवालों से लेकर प्रेम कुमार जी कई बार ये सवाल उठते रहे हैं कि जो चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है उसमें टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है, और उसके बाद अब जब इस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी जहां पर जो बहुमत दिख रहा है वो सरकार का होगा, क्या जो पिछले कुछ समय पर हमने देखा कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने शुरू हुए हैं वो पुरजोर नहीं होंगे? देखिए, आपके प्रश्न पर आने से पहले ये बात स्पष्ट करना ज़रूरी है कि अविश्वास प्रस्ताव जब आ जाता है तो
अविश्वास प्रस्ताव को कंक्लूड होने तक के बीच का जो समय है, इस दौरान कोई भी नीतिगत फैसला जो है वो गलत है, वो अनीति है। इसलिए इस दौरान जितने बिल लाए गए हैं वो अनैतिक है। ये बात पहले नोट की जानी चाहिए, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आया तो पहले आप उस पर खरा उतरिए, तब आप कोई बिल लेकर के आइए, ये नैतिकता कहती है। तो इस नैतिकता का खुलेआम उल्लंघन हुआ है, एक बात। दूसरी बात है जो इलेक्शन कमीशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि इलेक्शन कमीशन जो है सरकार के इशारे पर चलने वाली संस्था बन गई है और इसकी नियुक्ति में ही दोष है, इस वजह से इसमें बदलाव करना जरूरी है। ये एक स्थिति थी और उसके बाद उसने एक फैसला दिया था। अब उस फैसले को बदल करके सरकार ने जो किया है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम जिसे चाहेंगे वही चुनाव आयुक्त होगा। चूंकि प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त कोई मंत्री, ये दो बहुमत हो गया और एक लीडर ऑफ अपोजिशन रहे या ना रहे, और वो तो अब निलंबित करके भी यूनानिमस डिसीजन भी ले सकते हैं, वो भी स्थिति है। तो ये उस बात की, उस भावना की जो अदालत ने पाया कि चुनाव आयुक्त पारदर्शिता के साथ काम नहीं कर रहा है, ये लिखित हो गया, कानून सम्मत बात आ गई कि चुनाव आयोग काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया में दोष है। अब उसको सरकार ने पलटने का ये जो काम किया है, ये घोर निंदनीय है। अधिकार तो है, अधिकार तो कानून बनाने का है सरकार के पास में, लेकिन घोर निंदनीय है। आप कह रहे हैं घोर निंदनीय है। समीर जी, आपके पास आता हूं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को पलटने का काम करती है, और कहीं ना कहीं जो उनका राजनीतिक दर्द था वो इस बात को लेकर भी था कि दिल्ली का जो बिल था वो भी पास हो गया सदन से, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट पर गया हुआ मामला था जिसको आम आदमी पार्टी ही लेकर गई थी। उन्होंने इस फैसले का जिक्र करते हुए कहा, इस बिल का जिक्र करते हुए कहा कि जब जब सुप्रीम कोर्ट इस देश में कोई फैसला देगा, ये सरकार उसको बदल देगी। क्या ऐसी छवि विपक्ष पेश कर रहा है या रणनीतिक तौर पर सरकार न्यायपालिका को अपने तमाम फैसलों से अलग करती दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री की बागडोर संभाली थी, उसके बाद से लगातार वो रिफॉर्म्स में लगे हुए हैं और कई ऐसी पुरानी चीज़ों को हटा रहे हैं जो अनावश्यक है और जो चेंज होना चाहिए। और उन्हें लगता है कि देश के प्रगति में उस चीज़ पे कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए कुछ चेंजेस वो कर रहे हैं और मुझे लगता है उस किसी भी सरकार को करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक अभी जो चुनाव आयोग की नियुक्ति का मामला है, तो मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जब TN शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, तो उनके कार्य को देखने के बाद जब चंद्रशेखर ने उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था, उसके बाद जब सरकार आई थी तो TN शेषन पे कंट्रोल करने के 2 चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्तियां कर दी गई थी साथ में, जिससे TN शेषन अकेले निर्णय नहीं ले सके। हाँ बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी सरकार ये कोशिश करती है कि भाई किसी को भी बहुत ज़्यादा पावर नहीं मिले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अगर देश में प्रजातंत्र है, हर 5 साल में चुनाव होंगे, हर साल चुनाव विधानसभा के किसी ना किसी देश में होते, अपने प्रदेश में होते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि लॉर्जर अगर देखें, अगर दूरदृष्टि से अगर देखें कि सरकारें तो आगे जाती रहेंगी, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें केंद्र सरकार को इससे बचना चाहिए था कि अपने ही किसी एक मंत्री को उसमें आप सदस्य बना रहे हो, जनता के बीच में भी परसेप्शन इस बात तक गलत जाएगा। भले ही आपकी नीयत खराब नहीं हो, आपकी नीयत बहुत साफ हो, लेकिन अब परसीव कैसे होगा जमीनी स्तर पर, सरकार को ये देखना चाहिए था। अगर CGI निश्चित रूप से निष्पक्ष व्यक्ति होते, किसी पार्टी के रहते नहीं है, तो मुझे लगता है अगर CGI बने रहते तो सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठता और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए भी ये ज़्यादा ठीक रहता। हालांकि सरकार ने हटाकर किसी कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति का वहाँ पर प्रस्ताव लेके आ गई है, तो ये सरकार का अपना ओपिनियन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में सरकार को इससे बचना चाहिए था। पूर्णिमा जी, दूसरे कानून की जो बात कर लें, क्योंकि पहले पर बात हो गई, वो ये कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब सदन में बात रखी, उन्होंने कहा कि भाई हम सिर्फ नाम नहीं बदल रहे हैं, जिसका जिक्र अवधेश जी ने भी किया। कानून अंग्रेजों के ज़माने थे, अब वो भारतीय हो रहे हैं। कुछ कानून या कुछ प्रावधान जिनका जिक्र सोशल मीडिया पर आया, चाहे वो गैंगरेप के मामले हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग के मामले हो, जिनमें सजाओं को सख्त किया गया है, जिसमें प्रावधान लाए गए हैं, क्या आप इस बदलावों को बेहतर देखती हैं या आपको लगता है ये सिर्फ नाम बदलने का क्रम है? नहीं, इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे कानून बहुत पुरातन काल से चले आ रहे थे। ब्रिटिश टाइम से कई सारे कानून थे जो उसी तरह से आज भी चल रहे थे, तो उसमें बदलाव तो जरूरी था, इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है, किसी को नहीं होगा। लेकिन वो बदलाव आगे जाके किस रूप में दिखाई देगा, हमें पहले अभी तो सिर्फ ये प्रपोज किया गया है, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे जब आएगा तो हमें देखना होगा। आपने पहला वाला बाईपास कर दिया, मैं उस पर भी कुछ कमेंट करना चाहूंगी। इलेक्शन कमीशन
ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है। और जैसे अभी पहले अवधेश जी ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को हमें मान के चलना चाहिए कि वो निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं, तो काम कर रही हैं ये मान के हम चले, इसके लिए उनको काम करते दिखना भी चाहिए निष्पक्ष रूप से। और अगर जहां ऐसी एक बॉडी जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्चस्व है वो अपने इलेक्शन कमिश्नर चुनेगी, तो किसको ये भरोसा होगा कि वो निष्पक्ष रूप से काम करेंगे? तो ये जो बेसिक प्रेमाइस है, मुझे तो उसी से ऐतराज है। चीफ जस्टिस का उस बॉडी में होना बहुत जरूरी था। और अभी जो परसेप्शन जा रहा है वो ये जा रहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक इनके अगेंस्ट एक इलेक्शन कमिश्नर के संदर्भ में ऑर्डर दिया था, ये सरकार उसकी खुंदस निकाल रही है। संजय जी, दो चीजें, संवैधानिक संविधान में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के जज की किसी नियुक्ति में प्रोविजन नहीं था जब संविधान बना था। तो ये ध्यान रखिए, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये मैं बता रहा हूं कि जब इस देश में राजनीति का जब डाउनफॉल हुआ है, राजनीति को ठीक करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट और जुडिशियरी तक सीमित रहे, ये भविष्य के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए कि लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव के मामले सुप्रीम कोर्ट करे। ये कितना अविश्वास हमने पैदा किया है। पॉलिटिशियन ठीक हो, राजनीति में गड़बड़ी है तो पॉलिटिकल रिफॉर्म होना चाहिए। उसका रास्ता यह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बैठ के किसी की नियुक्ति करे और बाकी फैसले करे। देखिए, वहां पर असहमति दिखती है वो ये कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख की नियुक्ति है, वो कोई पहले से सिस्टम है भाई। हमारे संविधान में देखो ना, संविधान के विरुद्ध नहीं था, बदलाव हुए हैं, ये बाद में किया गया, बदलाव की बात आई है, बाद में किया गया पिछले जजमेंट में। भारत के किसी भी नियुक्ति में, मैं कह रहा हूं सरकारी नियुक्ति में, पहले सुप्रीम कोर्ट की भूमिका नहीं थी। सहमत, लेकिन उसके बाद ढेर सारे बदलावों के क्रम में, चाहे वो लोकायुक्तों तो बदलाव हमारे विकृति है, परवर्जन था डेमोक्रेसी का। चलिए, वो डिबेट एक अलग हो जाएगी। मैं संजय जी से जो सवाल ले जाना, जिक्र आया था टीएन शेषन का, एक ऐसे चुनाव आयुक्त जिनको खूब पढ़ा गया, और इसलिए पढ़ा गया क्योंकि उन्होंने देश में ये बताया कि एक संस्था जिसको कहा जाता था कि जिसके पास दांत नहीं है, बिना दांत के भी वो काफ़ी ज़्यादा कार्रवाइयाँ, काफ़ी ज़्यादा एक्शन ले सकती है। संजय जी, जो सवाल था वो ये था परसेप्शन का। बात ये नहीं हो रही है कि न्यायपालिका अब मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनेगी, बात ये है कि चुनेंगे 3 लोग मिलकर। उन 3 में तीनों के तीनों का राजनीतिक होना, और उसमें भी अगर बहुमत की बात करें जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, सत्ता का होना, क्या ये स्वस्थ प्रक्रिया है? क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी या एक ही सरकार हमेशा रहेगी। जो मैसेज की बात है, जो सवाल था वो ये था कि अगर मुख्य न्यायाधीश उस कमेटी में रह जाते तो क्या दिक्कत होती? देखिए उत्कर्ष जी, हम बात करते हैं जुडिशरी की, तो हमें नहीं लगता कि मुख्य न्यायाधीश को किसी भी सिलेक्शन प्रोसीजर में होना चाहिए। देखिए, उनका कार्य अलग है, वो किसी भी संस्था के सेलेक्टिव कमेटी में होना, किसी को सेलेक्ट करना, हमें नहीं लगता उनको होना चाहिए, और उनको ये सुझाव भी नहीं देना चाहिए। देखिए, आजकल 5-6 साल से एक ट्रेंड बन गया है कि कुछ भी चीज़ होता है लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। एक प्रोसीजर है, लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। अभी देखा होगा आपने, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है कि आप लोअर कोर्ट में जाइए, वहाँ अपील कीजिए, नहीं होता फिर मेरे पास आइए। प्रोसेस को जब आप तोड़ते हैं, तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, तो इस तरह की भ्रांतियाँ प्रस्तुत होती हैं। जहाँ तक परसेप्शन की बात है, ये बताइए कि पहले, अभी तक 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गया, 75 साल में चीज़ें तो लोग सेलेक्ट होते थे, जिनका नाम आप टीएन शेषन साहब का ले रहे हो, उन्हें रिफॉर्म कर दिया था, ऐसी सख्ती लाई थी कि लोग डरने लगे थे इलेक्शन में सारी डिटेल्स देने थे। ये डिटेल्स लाना उनका काम। उसके बाद तो हमें नहीं लगता कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन आया होगा जो इतने पुरजोर तरीके से अपनी चीज़ों को रखा और गाइडलाइंस बनाई। तो देखिए, बनाने के ऊपर उस व्यक्ति को डिपेंड करता है, वो अपनी बातों को कैसे रखता है, वो सीईओ पे डिपेंड करता है, वो हेड पे डिपेंड करता है कि एग्जीक्यूट कैसे करता है अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को, और राजनीतिक पार्टियों को कैसे गवर्न करता है। अलग अलग बॉडीज हैं। लेकिन हमसे अगर पूछा जाए कि इसमें सीजीआई को रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सीजीआई का कोई हक नहीं बनता, या जुडिशरी का कोई हक नहीं बनता है कि किसी भी प्रोसीडिंग में रहे जो लेजिस्लेटिव तय करती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट वही फॉलो करता है, वो कानून फॉलो करता है जो लेजिस्लेटिव बनाता है। वो लेजिस्लेटिव को गाइड नहीं कर सकता उसको क्या करना है। उसका काम है उस चीज को फॉलो करना और चीजों को प्रस्तुत करना जनता के बीच में। जदीप जी, एक चीज इसमें बिल्कुल आपने बोला सुप्रीम कोर्ट फॉलो करता है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो कानून को रिव्यू कर सकता है, तो उसके लिए उसका ऑटोनोमस नहीं, बना नहीं सकता। रिव्यू करना अलग होता है। देखिए, रिव्यू अलग शब्द है कि मान लीजिए आप में कुछ चीजें हैं, आप संजय जी, मतलब अगर कानून संविधान के हिसाब से बना है कि नहीं, ये रिव्यू उस बात को पूरा करने दें। उसमें मैं सिर्फ एक चीज जोड़ूंगा कि जब ये कानून पेश हुआ है, अगर ये बार बार आपके बनाए हुए कानून रिव्यू में चेंज में जाते जाएंगे, जिस कमेंट का जिक्र जदीप जी ने किया था ना कि न्यायपालिका बनाम आपकी जो संसद है
वो वाला टकराव आपको देखने को मिलेगा और ये कई मुद्दों पर देखने को मिलेगा। ईडी का केस हमने देखा है कि एक नियुक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाता है, सरकार एक्सटेंशन मांगती है, फिर सवाल उठते हैं, फिर एक बीच का रास्ता निकलता है। इससे चुनाव आयुक्त जैसी, और क्योंकि बात किसी ऐसे पोस्ट की नहीं हो रही जो बहुत सामान्य पोस्ट हो, एक ऐसी पोस्ट की हो रही है जिस संस्था का काम हम जैसे आम नागरिकों को 5 साल में एक बार वो मौका देना है कि हम अपने बेहतर भविष्य के लिए सरकार चुने। तो पूर्णिमा जी, पहले तो आप अपने नहीं, बस मैं वही ऐड करना चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट कानून रिव्यू करता है और रिव्यू करने वाला पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, न्यूट्रल है, ऑब्जेक्टिव है, ये हमें भरोसा होना चाहिए। जयदीप जी, वो कमेंट आपने भी बीच में किया था और उसको ही मैं थोड़ा सा विस्तार देना चाह रहा था। पिछले कुछ चीज़ों में, जैसे कि ईडी का जिक्र मैंने कर दिया और अब ये, क्या एक मैसेज, क्या एक जो दिखाव हो रहा है वो इस तरीके का हो रहा है कि इस देश में संसद बनाम न्यायपालिका अलग अलग विषयों पर देखने को मिल रही है। और इसमें अगर आप महाराष्ट्र का केस भी देख लेंगे तो वहाँ पर राज्यपाल ने कैसा काम किया, तो संवैधानिक नियुक्तियाँ जो हो रखी हैं उन नियुक्तियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से आने वाले कमेंट, वो टकराव लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए उत्कर्ष, 2 बातें हैं इसमें। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पहला जो भारतीय न्याय संहिता का कानून है, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे खबरों के खिलाड़ी के पिछले एपिसोड में ये बात सामने आई थी कि 1860 के ही कानून लागू हैं अभी तक और इन कानूनों को बदला जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये पहले से तो तैयारी थी, खबरों के खिलाड़ी की आवाज़ भी बुलंद है, बात गई है और ये तो आप ये देखिए कि एक सुर में सभी ने इसका स्वागत किया है कि हमको भी लगता है कि क्यों हम इस तरह की ब्रिटिश लेगेसी को ढो रहे हैं, हमें अपने कानून बनाना चाहिए। और ये देखिए, जब हाईलाइट की जाती है बात तो उसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आता है कि इंडियन पीनल कोड दंड संहिता, केवल दंड देना ही उसका उद्देश्य था, लेकिन न्याय संहिता जब हम कहते हैं तो हमको लगता है न्याय होगा। अगर आपने गलत नहीं किया तो आप बाइज्जत बरी भी तो होते हैं ना, बाइज्जत बरी होना कोई दंड तो नहीं है, लेकिन कहा ही गया था कि दंड संहिता है, स्वागत योग कदम है। और लेकिन इसमें जिन कानूनों को बदला गया वो सारे महत्वपूर्ण है। राजद्रोह को खत्म करने की बात की गई। राजद्रोह भी एक बड़ा विवादित है और केवल उसी पर एक डिबेट हो सकती है। राजद्रोह को लेकर कहा भी गया है कि इसका दुरुपयोग होता है और ब्रिटिश शासन के खिलाफ वो राजद्रोह था, इसलिए उसी तरीके से वो चला आया और इसी तरीके से वो हमारी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा भी बन गया। तो ऐसे ही दूसरे अन्य कानून जो है वो भी बदलेंगे तो बहुत मुझे लगता है सुधार की प्रक्रिया में एक बड़ा कदम है। न्यायिक सुधार और जेल सुधार, मुझे लगता है 2 और पुलिस रिफॉर्म्स, ये 3 ऐसी चीज़ें जिनको हम सुनते आ रहे हैं पिछले कई दशकों से, पिछले 4-5 दशकों से इनकी आवाज़ उठी है, पिछले 2 दशकों में आवाज़ बुलंद हुई है। लेकिन अगर उन सुधारों की तरफ ये कदम बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। दूसरा जो कानून है जिसका मैं जिक्र कर ही रहा था, उसमें हमको सीधे सीधे लगता है कि विधायिका बनाम जो न्यायपालिका है उसका सीधा टकराव नज़र आता है। 2 मार्च 2023 को देश की सबसे बड़ी अदालत का ये फैसला आता है कि जो चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया है वो दोषपूर्ण है, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि जो सत्ता पक्ष है पूरी तरह से कठपुतली के रूप में चुनाव आयोग को चला रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी तल्ख टिप्पणियाँ उस पूरे मामले पर रही है कि इस देश की जो प्राणवायु है वो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को चुनाव चलाते हैं और चुनाव को चलाने के लिए हमें एक निष्पक्ष संस्था की आवश्यकता है और इसके लिए उसमें उन्होंने सीजे। अब जो बात शुरू में हमारे यहाँ डिबेट में भी आई थी कि सरकार ही चुन लेगी, अभी भी सरकार चुनती है। अभी तो जो प्रावधान है उसमें सीधे है कि कानून मंत्री तलाशते हैं नाम, उसको मंत्रिपरिषद में रखा जाता है, मंत्रिपरिषद की जो मंजूरी होती है उसको प्रधानमंत्री अप्रूव करते हैं और प्रधानमंत्री के अप्रूवल से वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जो है चुन लेते हैं। लेकिन ऐसी प्रक्रियाओं के बीच में भी हमारे सामने नाम आता है 12 दिसंबर 1990 को नियुक्त हुए टी.एन. शेषन का। क्यों इतने सारे चुनाव आयुक्त हुए इस देश में? क्यों? अगर आप बात करें तो इसी तरह के व्यक्ति का नाम आता है मुंबई महानगर पालिका के जो कमिश्नर थे जी.आर. खैरनार का। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति बता देते हैं कि पद जो है उसकी ताकत क्या होती है। आपने उस पद की शक्ति का उपयोग नहीं किया क्योंकि आपने कठपुतली बने रहना पसंद किया। मैं कह रहा हूं चाहे सीजीआई चुन ले, चाहे मंत्रिपरिषद चुन ले, लेकिन व्यक्ति स्वयं अगर कठपुतली बना रहना चाहेगा, चाहे वो सीबीआई का डायरेक्टर हो, चाहे चुनाव आयोग का प्रमुख हो, मुख्य चुनाव आयुक्त हो, उस व्यक्ति को भी तो सरकार ने ही चुना था ना। बल्कि उसकी ताकत इतनी बड़ी होती देख के सरकार घबरा गई कि 2 साइड में और चुनाव आयुक्त लगा दिए। लेकिन उसके बावजूद टी.एन. शेषन थे। एक व्यक्ति, इस देश में वैसे भी हम मसीहावादी देश में रहते हैं जहां हमको लगता है कि अवतार जन्म लेगा और हमारे सारे दुख दर्द दूर कर देगा, तो ऐसे ही टी.एन. शेषन जैसे अवतार आते हैं और वो चुनाव आयोग में सुधारों की बात करते हैं। और उनको आज तक, उसके बाद क्यों नहीं, लिंगदो आए, उन्होंने जो हमारे विश्वविद्यालय में चुनाव होते हैं उनको पूरा बदल दिया लिंगदो कमेटी की सिफारिशों पर ही, और उसकी वजह से विश्वविद्यालयों में हिंसा रुकी। लेकिन वो एक अलग बहस का मुद्दा है कि उसकी वजह से कैसे वो एक नर्सरी थी नेता चुनने की, वो खत्म सी हो गई। लेकिन जब व्यक्ति आता है, जी.आर. खैरनार आते हैं, तो पता लगता है अरे वो कमिश्नर है, वो किसी भी तरह का अतिक्रमण होगा उसको तोड़ सकता है। उनको आपको इतनी सुरक्षा देनी पड़ी थी कि उनकी जान पर खतरा बनाया था, पर उस व्यक्ति ने अपने पद की जो शक्ति थी, उस सामर्थ्य था, उसको दुनिया के सामने लाकर रख दिया। बात इस कानून की हो रही है। अगर इस कानून में ये कहा जा रहा है, अभी फिलहाल सरकार जो विधेयक लाई है संसद में, उसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री होंगे,
केंद्रीय मंत्रिमंडल के ही एक कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे तो, और नेता प्रतिपक्ष होंगे, और नेता प्रतिपक्ष फिलहाल नहीं, आगे जाके हो भी सकते हैं। तो अगर 2-1 से अगर उनका वोट हार जाता है तो प्रक्रिया वहीं रहेगी। एक तो मैं ये भ्रम दूर कर दूं, ऐसा नहीं हुआ कि बहुत अलग तरीके से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव होता था और आगे एकदम से सरकार ने विधेयक केवल 2 मार्च 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को कंट्रोल करने के लिए लाया है कि जिससे सीजेआई शामिल हो गए थे इस कमेटी में और सीजेआई चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया का हिस्सा बन गए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सीधे सीधे विधेयिका जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, कानूनों का संविधान के हिसाब से जो संशोधन होते हैं और जो कानून को पालन करवाने के लिए जिम्मेदार संस्था है न्यायपालिका, उन दोनों के बीच में आपसी टकराव। और ये पहला अवसर नहीं है, इसके पहले की सरकारों में भी हुआ है। इस सरकार में हमको कुछ अवसरों पर ज़्यादा देखने को मिला। दिल्ली के कानून का आपने जिक्र सही तौर पर ही किया। मुझे लगता है लेकिन कि ये टकराव ठीक नहीं है। लेकिन उसके आगे का प्रश्न मेरा ये है कि कैसे ये तय होगा कि जो व्यक्ति चुना जा रहा है वो निष्पक्ष है, वो सत्ता पक्ष के ही बातें नहीं रखेगा बल्कि एक निष्पक्ष राय रखकर, क्योंकि हम खुद देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग ताकतवर हो जाता है। डीएम की नियुक्ति को बदल सकता है, वहाँ पर स्थानीय चुनाव अधिकारी को बदलवा सकता है, ट्रांसफर पोस्टिंग उनके हाथ में आ जाती है, कानून व्यवस्था उनके। उस ताकत का सदुपयोग हो ये आवश्यक है। किस तरीके से हो, अभी जो विधेयक आया उससे कोई प्रक्रिया नहीं बदल रही। जैसे सरकार चुनती थी वैसे ही सरकार चुन लेगी। थोड़े से तरीके में मंत्रिमंडल की जगह उन्होंने 3 सदस्यीय समिति कर दी। वो 3 सदस्यीय, आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहूँगा कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब विपक्ष के सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने एक 5 सदस्यीय समिति का रिकमेंडेशन किया था। उसमें उन्होंने खुद कहा था सीजीआई होना चाहिए। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इसी भाजपा की सरकार में अब ऐसा विधेयक लाया गया है संसद में जिसमें कहा गया है कि सीजीआई नहीं होना चाहिए। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने विपक्ष के नेता के रूप में ये सिफारिश प्रस्तुत की थी कि एक 5 सदस्यीय समिति होना चाहिए और उस 5 सदस्यीय समिति में उन्होंने दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ सीजीआई के भी प्रावधान को सिफारिश के रूप में प्रस्तुत किया था। देखिए राजनीति के रंग कैसे बदलते हैं। समीर जी, आपने जिक्र किया था कि परसेप्शन के लिए सही होना चाहिए, मैं आप पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले प्रेम कुमार जी आपसे मेरा जो सवाल है वो ये है कि एक बात अभी यहाँ उठी थी कि जब संविधान बना तो उसमें कई सारी नियुक्तियों में न्यायपालिका नहीं शामिल थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं शामिल थे, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदली हैं। अब अगर आप देखेंगे जब संविधान बना तब जो एविडेंस की बात थी तब लोकायुक्त की नियुक्तियाँ इस तरीके से नहीं होती थी, वो पद बाद में सृजित हुआ और वहाँ पर कई राज्यों में जब कमेंट आए उस पूरे अन्ना आंदोलन के बाद कई राज्यों ने अपने अपने यहाँ लोकायुक्त नियुक्त करने शुरू हुए, तब कई राज्यों में उनकी हाईकोर्ट ने ये कहा कि ऐसी नियुक्ति में जज को होना चाहिए। कितने ही मामले आपने तो देखे होंगे जहाँ खुद राजनेता ये कहते हैं कि किन्हीं घोटालों की, किन्हीं घपलों की, किन्हीं विवादों की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के या जस्टिस की अध्यक्षता में करिए। तो जब बात होती है किसी और पर सवाल उठाने की तब तो नेताओं को, राजनेताओं को जस्टिस याद आते हैं। कितने ही मामले हमने देखे हैं जहां वो कहते हैं कि जजों के द्वारा या रिटायर्ड जजों के द्वारा इस मामले की जांच कराइए, और जब वो बात एक ऐसी नियुक्ति की होती है जो कि सरकारों को चुनने का मसला है, बात ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं की, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर चुनाव आयोग स्वायत्त नहीं दिखेगा, स्वतंत्र नहीं होगा, वो है नहीं है वो एक अलग विवाद का विषय, अगर वो नहीं दिखेगा भी तो भी जनमानस में जो अविश्वास पैदा होगा, क्या उसको दूर करने के लिए जो समीर जी ने एक बात कही थी कि चीफ जस्टिस को रखा जा सकता था अगर बात परसेप्शन की हो तो। देखिए उत्कर्ष जी, ये विषय वाकई डिस्प्यूटेड है और इसमें 2 तरह की बातें हैं और दोनों के अपने अपने तर्क हैं। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का ये द्वंद्व भी है और कहीं ना कहीं इसको सेटल होने में टाइम भी लगता है और लगेगा। तो लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है कि जुडिशरी को ये लग रहा है कि ऐसे नियुक्ति की प्रक्रिया में जुडिशरी का भी होना ज़रूरी है। ये जो नई बात आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? नई इसलिए भी नहीं है कि आप कह ही रहे हैं लोकायुक्त जैसे उदाहरण आए हैं, लोकपाल जैसे उदाहरण आए हैं, लेकिन ये जो स्थिति बनी है, देखिए हम आपको ये देख रहे हैं कि जुडिशरी हमेशा ये देखता है, या अच्छी जुडिशरी वही है कि संविधान की मूल आत्मा के हिसाब से देश की संवैधानिक संस्थानें काम कर रही है कि नहीं कर रही हैं, उसमें संशोधन की आवश्यकता है, हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो जुडिशरी करता है। और एग्जीक्यूटिव की भी अपनी उस तरीके से एक सीमा है। हम जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जैसे आजम खान को उनकी जमानत, एक जमानत के मामले को सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है।
भाई ये तो प्रक्रिया से हट के है ना, सुप्रीम कोर्ट जमानत सुनने के लिए तो नहीं है। लेकिन आजम खान को 88 बार जब ये केस डाल दिया जाता है कि वो निकले नहीं, वो निकलने को हुए तब तक एक और केस डाल दो, तब ये बात सुप्रीम कोर्ट को लगती है कि जो एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है उसके तहत ये उसका घोर उल्लंघन हो रहा है, तो आजम खान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सुनता है। तो हम तो बोलेंगे कि प्रक्रिया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुनना चाहिए, तो ऐसे नहीं। जब आत्मा पर चोट पड़ती है पूरे सिस्टम की, तो उसका रिव्यू और उसका एक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट आता है। अब यहाँ पर लौटिए, प्रधानमंत्री जी ने के 2 वक्तव्य मैं याद दिलाता हूँ चुनाव के दौरान के। एक वक्तव्य जब उन्होंने कहा था कि देश के पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं, जब वोट देने जाना तो पुलवामा के शहीदों को याद कर लेना, एक वक्तव्य ये था। इसमें क्लीन चिट दे दी गई थी और उसमें डिसेंट नोट देने वाले आयुक्त के घर में ईडी सीबीआई सब गया था, ये भी था। उसके बाद एक और बयान जो कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने दिया कि वोट देते समय बजरंग बली का नाम याद कर लेना। चुनाव आयोग कहाँ है भाई? चुनाव आयोग पार्शियल नहीं दिख रहा है, वह भेदभाव करता दिख रहा है। तो मैं सिर्फ उदाहरण रख रहा हूँ, उदाहरण बहुत सारे हैं जिससे चुनाव आयोग पर उंगलियां उठती हैं। तो इसको देखते हुए जब उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसी रूप में देखा कि चुनाव आयोग को किसी सरकार के नियंत्रण से, किसी पार्टी के प्रभाव से मुक्त होकर के निष्पक्ष निर्भीक चुनाव व्यवस्था देना उसका दायित्व है। इसमें नियुक्ति एक इंपॉर्टेंट बात है और इससे ये प्रभावित हो रहा है, इस बात को उसने महसूस किया। अब क्योर जो है, इसका उपचार देने के क्रम में जो उन्होंने व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था से असहमति है, कार्यपालिका असहमत है, सरकार ने उस फैसले को पलटा है। लेकिन इसमें मैंने पहले भी कहा कि पक्ष और विपक्ष ये दोनों हैं और मेरा अपना व्यू ये हो सकता है कि ये तात्कालिक रूप से सही मुझे लगता है, लेकिन स्थायी रूप में वाकई जुडिशरी को नियुक्ति प्रक्रिया से यथासंभव दूर ही रहना चाहिए। जुडिशरी को नियुक्ति प्रक्रिया से दूर रहना चाहिए समीर जी, क्योंकि आपने ये बात कही थी कि परसेप्शन के लिए वो रहा जा सकता था, और एक जयदीप जी ने जो विस्तार से बताया था कि कैसे अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती थी, सरकार करती थी, वहां पर नेता विपक्ष भी आ गए। तो क्या विपक्ष को बहुत स्पेस नहीं दिया गया इस नई प्रक्रिया के हिसाब से, उसमें विपक्ष को शामिल कर लिया गया? और आपका मत क्या है, क्या जुडिशरी को नियुक्तियों में, अगर मैं बड़ा सवाल पूछूं, उसको सिर्फ चुनाव आयोग तक ना रुकूं या चुनाव आयुक्त तक ना रुकूं, आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका को नियुक्तियों में दखल देना चाहिए, शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि न्यायपालिका को किसी भी नियुक्ति में शामिल नहीं होना चाहिए बेसिकली। लेकिन अब ये क्यों बढ़ रहा है ट्रेंड? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगातार जो एक मैसेज जा रहा होगा जनता के बीच में, या एक परसेप्शन बन रहा होगा कि कुछ संस्थाएं ऐसी है जो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रही है और जो उनकी नियुक्ति प्रोसेस है वो इस तरीके से हो रही है कि जिससे चुनाव बाधित हो सकते हैं या किसी एक पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। देखिए, देश में हर 5 साल में चुनाव होंगे, हर साल 5 साल विधानसभा चुनाव होते हैं और हर साल विधानसभा चुनाव किसी न किसी राज्य में होते रहते हैं। अभी 3 राज्यों में चुनाव होने वाले, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले नवंबर दिसंबर में, उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव है। तो भारत में तो हर महीने हर साल किसी न किसी राज्य के चुनाव होते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस स्थिति को देखते हुए प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये महसूस हो रहा होगा कि भाई अगर केंद्र सरकार का दखल बढ़ेगा, वो अपने किसी भरोसे के व्यक्ति को अपॉइंट करेगी और चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को भी मान लेना चाहिए था कि ठीक है, अगर ऐसा परसेप्शन बन रहा है तो हम सीजीआई को शामिल कर लेते हैं। निर्णय बहुमत से होगा, सरकार नाम रिकमेंड करेगी, सीजीआई उसमें हो सकता है, कई जगह में ऐसा है कि जिसमें सीजीआई इन्वॉल्व होते हैं लेकिन सीजीआई की नहीं सुनी जाती, सरकार जिसको नियुक्त करना है उसको नियुक्त कर लेती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार को बड़ा मन रख के इसको भविष्य के दृष्टिकोण से रखना चाहिए था कि ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो किसी भी तरह का इसके अंदर भेदभाव नहीं करेगी और वो बहुत ही ईमानदार और एक अच्छे व्यक्ति को उसमें चुनाव करेगी। लेकिन सत्ता आती जाती रहती है। आज भारतीय जनता पार्टी के 10 साल 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन होती है और कभी ऐसी सत्ता आती है, गठबंधन का दौर लौट आता है या ऐसी सत्ता आती है कि जो इस नियुक्तियों को प्रभावित करे, तो मुझे लग रहा है कि उस समय इस डिसीजन की आलोचना होगी। तो मुझे लगता है कि भविष्य को देखते हुए भी सीजीआई को रख देते तो कोई आपत्ति नहीं होती। ठीक है, पूर्णिमा जी, क्लोजिंग रिमार्क जो आपसे लेना चाहूँगा वो ये कि खुद अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे वो दिल्ली बिल का मसला हो या ये मसला हो, ये कहा था कि जब तक सरकार कानून नहीं बनाती तब तक इस प्रक्रिया का पालन हो जिसमें सीजीआई शामिल होंगे, या दिल्ली को लेकर उन्होंने एक आदेश दिया था। लेकिन दोनों जगह ये नोटिंग छोड़ी गई थी कि जब तक सरकार कानून नहीं बनाती और सरकारें उस
फैसले के उस वाक्य को इसी क्रम में देख रही हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट खुद चाहता था कि ऐसी नियुक्तियों को लेकर स्पष्ट कानून हो, अब हम कानून लेकर आ गए हैं तो दिक्कत क्या है? नहीं, ये तो इंटरप्रिटेशन की बात हो गई ना, इंटरप्रिटेशन की बात हो गई कि एक लाइन सुप्रीम कोर्ट ने ऐड कर दी और आप सिर्फ उस एक लाइन को लेके आगे बढ़ गए। स्पिरिट ऑफ द जो जजमेंट है, ऑर्डर है, आप उसमें नहीं गए। तो जो परसेप्शन वो बन रहा है कि हर तरह की वो संवैधानिक संस्था जो कि सरकार के किसी फैसले के विरुद्ध जा सकती है या उसको एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है, सरकार उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। तो एक जो जनता में परसेप्शन गया है वो यही गया है कि सरकार इलेक्शन कमीशन को भी अब अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनको कोई नाराजगी हुई तो उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। लोकतंत्र में लोकलाज होता है जो कि सरकार को थोड़ा सा उसका विचार करना चाहिए था। लगातार आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पीछे तिरंगे की सजावट है। क्यों? क्योंकि अगले कुछ दिनों में हम अपने देश की आज़ादी की वर्षगांठ मनाने वाले हैं। अमर उजाला परिवार की ओर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देश की आज़ादी के इस पर्व की। और जिस बात को पूर्णिमा जी ने कहा कि मुझे लगता है इस पूरी चर्चा को खत्म करने के लिए वो सबसे बेहतर लाइन हो सकती है कि एक लोकतंत्र में आम जनमानस को भी विश्वास होना चाहिए, उसको ये दिखना चाहिए कि बात जो लोकतंत्र की मूल आत्मा की थी, जो उसके मूल सिद्धांत की थी कि हमको लोकतंत्र में लोग सबसे बड़े हैं, वो ताकतवर दिखाई दें। और उस ताकत को प्रयोग करने का मौका जब चुनाव के जरिए आता है, वोट के जरिए आता है, तो उस संस्था का जो प्रमुख है उसकी नियुक्ति किसी विवादों में, वो व्यक्ति किसी विवादों में ना हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। आप खबरों के खिलाड़ी देख रहे थे। एक अपील जो हम आपसे हमेशा करते हैं कि जिस तरीके से आप इस शो को अपना प्यार देते हैं वो बदस्तूर जारी रखिए। ढेर सारे लाइक हमें मिलते हैं, ढेर सारे कमेंट हमें मिलते हैं। अपनी राय, किसी भी बात से आप सहमत हो ज़रूर बताएं, असहमति हो तो भी ज़रूर बताएं, क्योंकि इस शो में हम लगातार कहते हैं कि लोकतंत्र में जो कुछ होता है, एक सार्थक बहस जो होती है, वही हम आपके बीच लाने का ये प्रयास करते हैं। अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।